Good morning, students. How are you? Welcome to your YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसका लेक्चर नंबर 14 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे. और आज का टॉपिक है सम गुड केसेस ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ डिसोल्यूशन पार्ट 4. मैं ये चौथी लेक्चर आपको अच्छे केसेस जो है ना जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशंस की, उसी पर बेसिस पर मैंने अपने लेक्चर्स तैयार किया है. मैं चाहता हूं कि आपका जर्नल एंट्री काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, और एक बार जर्नल एंट्री काफ़ी स्ट्रांग हो गया तो आपको एग्ज़ाम में अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को भी आए तो आप वहाँ अच्छा से आसानी से बना सके. तो आइए बच्चे शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को. इसके पहले मैंने 17 क्वेश्चंस शेयर कर चुका हूँ. करीब करीब टोटल मैंने बोला था 28, 29 या 30 में शेयर करूंगा. खैर आगे बढ़ते हैं. 60% of stock was taken over by X, a partner, at a valuation of 70%, and the remaining stock was sold at 90% less 10% selling commission, and book value of stock given in balance sheet just before dissolution were 50,000. जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा. और वर्किंग नोट बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको चार्ट का सहायता लिया है. आइए यहाँ पे समझते हैं हम लोग इसकी कहानी को. स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में डिसोल्यूशन के पहले 50,000 था. अब आप उसको क्या करोगे, 60% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई एक्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे. बच्चा ये बुक वैल्यू है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 100% के लिए. तो अगर बुक वैल्यू हमको चाहिए 60% के लिए, क्योंकि एक्स ले रहा है, तो आप निकाल सकते हैं. ये 30,000 होगा करीब करीब. 50,000 का 60%, 6 5 या 30, और रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 40% बचेगा. और रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा. यहाँ तक तो क्लियर है बच्चे, है ना. अब कहानी पढ़ते हैं. 60% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई एक्स, मतलब ये वाला जो 30,000 का स्टॉक है वो एक्स एक पार्टनर है वो ले लेता है. एट ए वैल्यूएशन ऑफ 70%, मतलब वो कितना में लेता है, अब प्राइस जिस पे वो लेता है, मतलब प्राइस जिस प्राइस पे वो एक्स जो पार्टनर है वो लेता है वो है 70%. तो 30,000 का 70% आप निकालेंगे तो 21,000 आएगा. क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. एंड द रिमेनिंग स्टॉक, ये है आपका 40% रिमेनिंग स्टॉक. अब खुद सोचो ना, अगर कोई चीज़ 100% है तो 60% इधर चला गया तो बचा कितना, 40%. और 50,000 का 40% मतलब 20,000 का बुक वैल्यू का स्टॉक अभी बचा हुआ है. अब वो सोल्ड हो रहा है एट 90% लेस 10% कमीशन. मैंने कल एक बात बताया था पिछले लेक्चर में कि कमीशन की कैलकुलेशन हमेशा सेल वैल्यू पे होता है, और मैंने नोट में भी लिखवाया था, याद रखिएगा. तो सबसे पहले तो हम सेल वैल्यू निकालते हैं. तो आपका 90% में बिकता है सेल वैल्यू. 40,000 का 90%, और 40,000 मतलब 20,000, 40% मतलब 20,000 का 90% अगर आप निकालेंगे बच्चे तो ये करीब करीब 18,000 आएगा. ये हो गया आपका सेल वैल्यू. अब आपको उसमें से लेस करना है 10% कमीशन, तो यहाँ आप लेस कर दीजिए 10% कमीशन. और मैंने जैसे आपको बताया है कि कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल वैल्यू, नॉट ऑन बुक वैल्यू. कभी भी कमीशन जो है सेल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, बुक वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होता है, याद रखिएगा. तो हमने देखा कि रिमेनिंग स्टॉक जो 40% बचा था सोल्ड हो रहा है 90% लेस 10% सेलिंग कमीशन. मतलब ये जो स्टॉक है उसको बेचवाने के लिए हमको कुछ कमीशन देना पड़ता है, और वो कमीशन 10% है. तो सेल वैल्यू मेरा 18,000 है, तब 18,000 का 10% कमीशन, एक जीरो हटा दिए तो 1800 आएगा. अब हमको कितना स्टॉक से रियलाइज हुआ पैसा जरा घटा के देखते हैं.
10 में से गया 2, 7 में से गया 6, मतलब 16,200 हमको रियलाइज हुआ कैश में। हमने स्टॉक जो है एक तो एक्स को दे दिया और दूसरा जो है कैश में रियलाइज किया 16,200 का। तो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आप सेल वैल्यू बोलो या रियलाइजेशन वैल्यू बोलो, ये सेल वैल्यू था और ये रियलाइजेशन वैल्यू है, इतना हमको मिला है। ठीक है बच्चे, तो आइए यहाँ पे जनरेटिव करते हैं। तो सबसे पहला जनरेटिव बच्चा होगा एक्स जो पार्टनर है वो एसेट ले रहा है 21,000 में। ठीक है ना बच्चा, और कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेता है ना तो उसकी कैपिटल घट जाती है। तो आप यहाँ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए और टू रियलाइजेशन सेपरेट अगर एंट्री करना चाहते हैं तो इसकी एंट्री अलग कर दीजिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और आपने देखा 21,000 में 30,000 का 70%, 21,000 में वो जो है एक्स जो है स्टॉक को ले लेता है। तो यहाँ 21,000 लिख देंगे। नरेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000। अब कैसे है बुक वैल्यू समझ रहे ना, 50,000 का 60% टेकन ओवर बाई एक्स एट 70% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब वो 70% में लेता है इस वैल्यू का जो बुक वैल्यू आया है। और बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, देख लीजिए चार्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो आप इसको अपने हिसाब से सजा के लिख सकते हैं। और मैंने दूसरा भी टेक्निक आपको बताया था, याद ही होगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा एंट्री देख रहे हैं कि 16,200 में रियलाइज हो जा रहा है कैश में या बैंक में, जो आप चाहे एंट्री कर सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। तो चलो हम बैंक ही लिख देते हैं, आप कैश भी लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि स्टॉक बेचेंगे तो आपको फायदा होगा और फायदा को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब एक्स भी लिया है तो आपको फायदा हुआ है, तो एक्स ले लिया है तो फॉर्म को तो फायदा हुआ है, तो फॉर्म का फायदा रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और एक्स ले लिया तो उसकी कैपिटल अकाउंट घट गई है। तो कितना में लेता है 16,200, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, आपने देखा होगा। नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे रिमेनिंग स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो आपको दिख रहा है, बुक वैल्यू ऑफ 20,000, देख रहे हैं बुक वैल्यू आपका 20,000 है, उसको बिक जा रहा है सोल्ड फॉर कैश एट 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 10%, है ना। तो जो क्वेश्चन है वही लिख देते हैं, बस सोल्ड एट 90% लेस 10%, वही लिखेंगे हम। कैश एट 90% ऑफ इट्स वैल्यू लेस 10%, यही हुआ है ना। इसी तरह लिया है, मैंने उसी स्टेटमेंट को लिख दिया है। स्टेटमेंट हमने पहले ही बोला है, ये जो नरेशन हम लोग लिखते हैं वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। जर्नल लोग चेक करता है, नरेशन बहुत कम ही रेयरली चेक किया जाता है। बस देखा जाता है कि बच्चे ने नरेशन लिखा है कि नहीं, उसमें आंख नहीं गड़ाया जाता है। कुछ हद तक अगर सही है तो सही मान लिया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता रहा हूँ। रियल लाइफ में तो आपको बहुत अच्छे से लिखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नरेशन वो चीज होता है, मैं पहले ही बता दूं, जिससे पता चल जाता है कि आप किस चीज का जर्नल एंट्री किए हैं। खैर आगे क्वेश्चन बनाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। 70% ऑफ द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय अमित अ पार्टनर एट ए वैल्यूएशन ऑफ 90%, मतलब जो मशीनरी है उसका 70% अमित ले लेता है 90% के रेट से, एंड रिमेनिंग मशीनरी जो है 80% लेस 5% सेलिंग कमीशन, फिर से 5% सेलिंग कमीशन है। और आपको पहले ही बताया है कभी भी कमीशन जो है ना वो सेल वैल्यू पे निकलता है। अब बुक वैल्यू बैलेंस शीट में मशीनरी का 2 लाख है, उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी 25,000 दिया हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता है। प्रोविजन
फॉर डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता है। खैर, इस क्वेश्चन के लिए हमको फिर से एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ये रहा क्या था, मशीनरी। और मशीनरी, अब आप बताओगे कि सर ये जो डेप्रिसिएशन है उसको कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट खोलोगे, मैंने पहले ही बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में आपको सबसे पहले एसेट्स का लिस्ट लिखना पड़ता है। टू मशीनरी आप यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख रुपया एग्जाम में, और बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख देते हैं 25,000। और जो रियलाइज होता है तो वही पे रियलाइज होता है। तो आप रियलाइजेशन देख रहे हैं कि पार्टनर ले रहा है और कैश में बिक रहा है, तो बाई कैश एगो एंट्री हो जाता और बाई एक अमित हो जाता। ठीक है बच्चा, इतनी एंट्री करनी होती, लेकिन हमने आपको बता दूं केवल यही दोनों का एंट्री करेंगे, इनकी एंट्री हम नहीं करने जा रहे हैं। हमने माना है कि ये जो मशीनरी है और जो प्रोविजन है ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। आपको सिर्फ ऐसे लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन हमने बेस्ट एजम्पशन लिया, हमने माना है कि वो ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ हमको रियलाइज्ड वाला एंट्री करना है। तो ये परफेक्ट इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनता, आपके सामने मैंने बनाया। अब मशीनरी और प्रोविजन अलग अलग लिखा जाता है, इसीलिए हमको बुक वैल्यू से मतलब होता है। ये 25,000 हम लेस नहीं करेंगे। तो चलिए तो जरा मैं समझा दूं। हाँ तो बच्चों, मशीनरी था जिसका बुक वैल्यू आपने देखा था 2 लाख रुपया। मशीनरी था जिसकी बुक वैल्यू आपने देखा था 2 लाख रुपया। उस मशीनरी को 70% जो मशीनरी है ना, इस मशीनरी का जो 70% पार्ट है, वो अमित ले लेता है। ठीक है बच्चा, तो रिमेनिंग बचेगा कितना, 30%। अरे मैंने पहले ही बताया है कि ये जो होता है ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो 70% अगर अमित ले लेता है तो बाकी कैश में बिक रहा है ना। तो 70% हम निकाल लेते हैं तो 1,40,000 आता है, और 30% निकालते हैं तो 60,000 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 लाख आएगा, और सही बात है। अब ये तो है बुक वैल्यू, ये दोनों जो है बुक वैल्यू है, ब्रेकअप बुक वैल्यू। ये टोटल बुक वैल्यू था और इनकी ये ब्रेकअप बुक वैल्यू है। अब कितना में रियलाइज हो रहा है जरा देखा जाए। तो पहला जो है अमित है वो 90% में ले लेता है, मतलब यहाँ पे रियलाइजेशन वैल्यू अगर निकाला जाए तो 90% हमको निकालना पड़ेगा। और 14,9 या जो होता है 9 4 जा 36 3 9 1 जा 9 3 12, 1,26,000 में रियलाइज हो रहा है, मतलब अमित ले रहा है 1,26,000। कैसे निकालना है, तो हमने इसका 90% कैलकुलेट किया, जो मेरा निकल गया 1,26,000। तो ये हुआ अमित का रियलाइजेशन वैल्यू। अमित से हम लोग इतना प्राप्त करने वाले हैं, और बाकी जो है ना वो 80% में बिक रहा है, लेस 5% सेल कमीशन भी करना है। तो 80% कर देंगे इसका, तो हमको सेल वैल्यू निकल जाएगा 8 6 48,000। तो ये आ जाएगा 48,000, और इसमें से हमको लेस कर देना है बाबू कमीशन। और कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे आता है, कमीशन जो है वो हमेशा सेल वैल्यू पे आता है। और अब देखो कमीशन यहाँ 5% दी हुई है, तो हम यहाँ पे 5% कमीशन निकालेंगे। और 5% 48,000 का होगा तो 24 होगा, 48 से 10% निकाल लो और उसका आधा कर दो। 10% निकालते तो 4800 होता है, 48 का हाफ कर दो 2400। मन में करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन भी फास्ट आपको सीखना होगा। अब यहाँ पे घटाते हैं, यानी करीब करीब 45,000 रुपया 600 रुपया है, 45,600 ये हुआ रियलाइज वैल्यू जो कैश में हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा ये चार्ट कितना इजी है, आपको बस कैलकुलेशन समझ लेना है। एक बार आप कैलकुलेशन समझ गए तो आप एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इसको कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। तो जहां तक एंट्री की बात है, तो पहली एंट्री तो आप देख रहे हैं, अमित एक पार्टनर है जो एसेट को ले रहा है, तो अमित अकाउंट ईयर, अमित कैपिटल अकाउंट ईयर होगा, अमित कैपिटल अकाउंट ईयर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और भाई एसेट ले रहा है तो फायदा तो होगा, फायदा को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कितना में ले रहा है, 1,26,000 में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1,26,000, यहाँ भी लिख देंगे 1,26,000। जहां तक नरेशन का है
तो भाई नरेशन हमने पहले ही बताया है, आपको नरेशन तो लिखना है, छोड़ना तो है नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बच्चा दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे, बीइंग लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। मैं कहीं भी बीइंग नहीं लगाता है, लेकिन एक बच्चा ने हमसे टोक दिया कि क्या सर बीइंग लगाएंगे, तो लो भाई बीइंग लगा के भी बता दे रहे हैं, लेकिन ये आउटडेटेड चीज है बच्चे, बीइंग लगाना जरूरी नहीं है। बीइंग मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1,40,000 बुक वैल्यू आया था, देख लीजिए अमित जो लिया है 1,40,000 ऑफ रुपीज 1,40,000 टेकन ओवर बाय अमित। कितना मिल रहा है अमित? एट 90% ऑफ इट्स वैल्यू। अब इसके बुक वैल्यू का 90% में अमित ले रहा है, तो भाई 90% निकाल देंगे तो 90% आ गया 1,26,000। क्लियर हो गया? अब दूसरी एंट्री भी यहाँ करने होंगे। हाँ सर, एक एंट्री तो होगा नहीं, दूसरा एंट्री भाई कैश रियलाइज हो रहा है, तो कैश लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पैसा आ रहा है और पैसा आएगा तो फर्म को फायदा होगा, फायदा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और आपने देखा कि फायदा हुआ है 45,600। देख लीजिए जरा फिर से वर्किंग नोट। अब हम यहाँ पे 45,600 लिखने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया कि प्रोविजन और जो मशीनरी 2 लाख दिख रहा है उसका एंट्री हमने एज्यूम किया था कि पहले ही हो चुका था। अगर नहीं होता तो एंट्री हमको 2 एक्स्ट्रा करना होता, रियलाइजेशन टू मशीनरी एक एंट्री ये करना होता 2 लाख का, ठीक है। और दूसरा एंट्री करना होता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू रियलाइजेशन 25,000। ये 2 एंट्री करना होता अगर हम एज्यूम करते हैं, नहीं एज्यूम करते कि ट्रांसफर हुआ है। तो हमने माना है कि ये ऑलरेडी लिस्ट शामिल हो चुकी है, बस हमको कैसे बेच के पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करना है, हमने यही किया बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। अच्छा, नरेशन की बात है, कोई बच्चा बोलता भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो फेस टू फेस हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको नरेशन हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। बीइंग रिमेनिंग मशीनरी, बीइंग लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो रिमेनिंग मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1,40,000 चला गया था तो 60,000 बचा था, सोल्ड, और ये सोल्ड हो रहा है फॉर कैश एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, 80% ऑफ इट्स वैल्यू लेस 5%, लेस 5%, 5% हमको कमीशन भी देना पड़ रहा है। खैर आइए इस क्वेश्चन में आते हैं बच्चे, ये इजी था, एकदम ध्यान से शुरू करें। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर विथ रेस्पेक्ट टू स्टॉक एंड क्रेडिटर। स्टॉक और क्रेडिटर से रिलेटेड हमको जर्नल एंट्री पास करना है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के डिसोल्यूशन पे, एज्यूमिंग दैट द स्टॉक एंड क्रेडिटर हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने वही बात बताया था जो अभी यहाँ एंट्री लिखा ना, ये वाला। अब इस क्वेश्चन में ये एंट्री के बारे में ऑलरेडी बोला है कि इसकी पोस्टिंग हो चुकी है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एज्यूमिंग दैट द स्टॉक एंड क्रेडिटर हैव बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट में इनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। बुक वैल्यू आप देख रहे हैं, स्टॉक की 60,000 है और क्रेडिटर की 70,000 है। अब श्याम ए पार्टनर टुक ओवर 40% ऑफ टोटल स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, मतलब ये समूह है छोटे छोटे क्वेश्चंस का। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये लाइन लिख दिया है ना, एज्यूमिंग, और हमने इसके पहले वाले में भी एज्यूम किया था, वहां तो क्लियर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ भी हमने एज्यूम किया था कि ये जो बुक वैल्यू मशीनरी का 2 लाख दिख रहा है और प्रोविजन डेप्रिसिएशन 25,000 दिख रहा है, ये ऑलरेडी लिस्ट में शामिल हो चुका है। हमें सिर्फ बेचने वाले एंट्री करने हैं, और या कोई पार्टनर ले रहा है एसेट उसकी एंट्री करने हैं। यहाँ पे तो खुल के बोल दिया है, लो भैया, मैं पहले ही बताया कि बहुत बार क्वेश्चन खुल के बोल देता है, और जब क्वेश्चन खुल के बोल देता है हमको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन खुल के बोल दिया है कि आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, बस आपको छोटी छोटी जर्नल एंट्री बना देना है। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 के हम सोल्यूशन से शुरू करते हैं बच्चे, यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन, और आपको बहुत मजा आएगा इसको बनाने में, आप मुझे पॉज करके भी बना सकते हैं। अब देख रहे हैं, श्याम है पार्टनर टुक ओवर 40% ऑफ टोटल स्टॉक। कोई भी एसेट अगर पार्टनर लेता है ना,
कोई भी एसेट अगर पार्टनर लेता है बच्चे, तो मैं आपको बता दूं उस पार्टनर्स का कैपिटल घट जाता है। यानी श्याम्स कैपिटल अकाउंट ईयर, बड़ा आसान है इसलिए हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। श्याम्स कैपिटल अकाउंट ईयर, और एसेट्स लेने के कारण हमको फायदा होगा, फर्म को फायदा होगा क्योंकि वो बिक रहा है। अब भाई अब तो मतलब थोड़ा सा हम कहानी पहले ही बताया था कि हमारा जो एसेट है ना, अब चूंकि मेरा शटर गिर रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, और बिजनेस जब बंद होता है, शटर गिर रहा है, हमेशा के लिए बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो एसेट्स 3 तरीके से सेल होता है। या तो डायरेक्टली हम कैश में बेच देंगे, या तो हम कोई पार्टनर्स बोलेगा कि ये भाई ये जो फर्नीचर है, स्टॉक है, तो मार्केट में क्या बेचोगे, हम ही को दे दो, तो पार्टनर्स कैपिटल ले लिया। और तीसरा होता है कभी कभी थर्ड पार्टी जो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर वगैरह, हम उसको दे देते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटी को थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं बच्चे, जैसे क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, मतलब कोई भी लोन वगैरह हो गया, मतलब थर्ड पार्टी जो जिससे हमने कर्ज ले रखा है, तो उन व्यक्तियों को पेमेंट किया जाता है एसेट से। तो मेरे पास एसेट्स हम 3 तरह से बेच सकते हैं, कैश में बेच सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल ले सकता है, या कोई थर्ड पार्टी को हमने पेमेंट कर दिया। तो जब थर्ड पार्टी का पेमेंट करते हैं तो इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, ऑलरेडी हमने समझा दिया है, इसकी नो जर्नल एंट्री होती है। और पार्टनर्स कैपिटल भी 2 तरह से होता है। अब पार्टनर कैश में ले सकता है और क्रेडिट में ले सकता है। जब क्वेश्चन क्लियर नहीं रहे तो हम क्रेडिट समझेंगे, मतलब फिलहाल कैश पेमेंट नहीं किया। तो अगर कैश में देता है तो कैश वाली एंट्री कर देता है, सेम एंट्री इसकी और इसकी एंट्री सेम होती है, कैश टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर क्रेडिट में लेता है, मतलब बोलता है कि कैश में नहीं, अभी हम दे दो, मेरे कैपिटल से एडजस्ट कर देना, तो यही यहाँ पे देख रहे हैं हमने कैपिटल से एडजस्ट किया है। क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि जो श्याम है वो कैश में ले रहा है, तो हमने माना है कि श्याम उधारी में ले रहा है, तो हम उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। और श्याम तो अपना आदमी है ना, पार्टनर ही है, तो क्यों ना उसका पूंजी ही कम कर देते हैं उतना से जितना का एसेट ले लिया। तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखते हैं कितना में लिया भाई। स्टॉक की वैल्यू 60,000 था, वो 40% ऑफ स्टॉक ले रहा है। अब जाहिर सी बात है 40% ले रहा है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन तो दिखा सकते ही हैं वर्किंग नोट में। तो आइए, तो आपने देखा 60,000 था, और 60,000 का वो 40% ले रहा है, यानी 40/100। 40% टोटल स्टॉक है, 20% डिस्काउंट। अब 40% निकाल देते हैं तो 24,000 लिया। अब 24,000 का चीज वो 20% के डिस्काउंट पे कर रहा है, तो 20% डिस्काउंट निकाल दो। अब तो अगर डिस्काउंट निकालेंगे आप 20%, तो आप 80% डायरेक्ट निकाल दो, या 24 दूनी 48 घटा दो। 4800 हमको लगता है घटा देंगे तो आ जाना चाहिए। 0 0 10 में 2 13 9 करीब 19200, मतलब 20% का हम डिस्काउंट अगर घटा दिए तो हमको श्याम जी 19,200 रुपीज दे दिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 19,200 उनसे हमको पैसा मिलने वाला है, इसलिए उतना से उनके कैपिटल घटा देंगे। मिलने वाला है, मिला नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹24,000 टेकन ओवर बाई श्याम एट 20% डिस्काउंट। अब 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, एट दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अब किसी चीज में 20% घटाना मतलब उसका 80% निकाल देना, ये दोनों मतलब सेम होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। मैं अब थोड़ा सा इसका चार्ट में बताऊं, ये चार्ट वाली क्वेश्चन ही थी। तो मेरे पास आपने देखा था स्टॉक, जिसकी बुक वैल्यू आपने अभी अभी देखा था 60,000। अब 60,000 में कितना पार्ट होगा वो तो हम क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे, लेकिन पहला पार्ट हमारा 40% जो है उससे हम ले लिया और इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। 30% of the total stock was taken over by a creditor of 30,000 at 10% discount। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बच्चा। 30% of total stock was taken over by a creditor of ₹30,000 at 10% discount। अब टोटल स्टॉक का 30% निकाल दो, तो 60,000 का 30% हो गया 18,000। यहाँ हमने 24,000 ऑलरेडी का कैलकुलेशन कर दिया था, बचा 18,000। ये सब बुक वैल्यू है अभी।
अब इस 18,000 का यूज हम कर रहे हैं, एक क्रेडिटर है 30,000 का, उसको पेमेंट करने में। टोटल क्रेडिटर आप देख लीजिए, बगल में यहाँ लिखा हुआ है 70,000। जरा ऊपर देख लीजिए, जरा देखिए बच्चा, टोटल क्रेडिटर आपका बुक वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 70,000। अब उसमें से देखिए क्रेडिटर का कितना सेटलमेंट हो रहा है। 30% ऑफ टोटल स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई क्रेडिटर ऑफ 30,000 एट 10% डिस्काउंट। मतलब जो क्रेडिटर है हमारा 30,000 का, वो 18,000 रुपया लेके मान गया, तो हमको बहुत खुशी की बात है। लेकिन 18,000 वो भी कितना में लिया, 10% डिस्काउंट पे। अब 10% डिस्काउंट मतलब 18 से कम ही उसको पैसा दिए हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब भी कोई एसेट अगर कोई पार्टनर ले लेता है, तो हम पहले ही बताएं उसकी कोई जेन्युइनिटी होती ही नहीं है। तो दूसरा जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका आंसर अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन का हम अगर आंसर की बात करें, यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें, तो उसका एंट्री होगा नो एंट्री, कोई एंट्री पास ही नहीं होगा। अब भाई जाहिर सी बात है, वो 1800 डिस्काउंट में भी ले रहा है, जैसे कि वो ले रहा होगा 10 में 2 16,200 में वो पेमेंट ले रहा है। मतलब हमने 30,000 के बदले में 30,000 जो क्रेडिटर दिख रहा है ना, 30,000 के बदले में 16,200 रुपए का स्टॉक दे दिया और वो खुशी खुशी मान गया। वो मांगेगा भी नहीं। लेकिन जब भी कोई एसेट, फिर से मैं बता दूं, जब भी कोई एसेट अगर कोई क्रेडिटर ले लेता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करता है, तो सेकंड वाली की कोई एंट्री नहीं होगी। बस आप देख लेते हैं यहाँ क्रेडिटर का पेमेंट स्टॉक से हो रहा है, और इसी को देख के ये कहानी वानी पे ध्यान नहीं देते। खैर, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। वाह, ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में 4 दी हुई है, लेकिन चारों इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। तो अब रिमेनिंग कितना बचा जरा देखो यहाँ। अब 60,000 का मतलब ये जो 100% है, इस 100% में 40% ऑलरेडी श्याम ले लिया, 30% क्रेडिटर ले लिया, तो बचा कितना, 40, 30, 70, मतलब 30% और बचा है। यही ना रिमेनिंग स्टॉक है। रिमेनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा भाई? अरे भाई, हमारे पास स्टॉक 100% था, इस 100% में श्याम जी ले लिए 40%, क्रेडिटर ले लिया 30%, तो बचा कितना, 30% बचा ना। बताओ, 100 में से ये 70 घटा दो तो 30% बचा। अब 30% ऑफ टोटल स्टॉक वाज टेकन ओवर, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। जो रिमेनिंग स्टॉक है, तो 60,000 का 30% 18,000। ये जो स्टॉक है वो आपको 25% प्रॉफिट पे बिक रहा है, 25% प्रॉफिट पे बिक रहा है। तो ऐड कर दो यहाँ पे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 25%, तो 18,000 का अगर हम बात करें 25%, तो जरा हमें कैलकुलेशन करना होगा। अब कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? 18,000 का 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड किए तो 4 को 16, 2 0 4 5 20, 2 0 में तो 4,500 हुआ। अब 4,500 जोड़ देंगे इसमें से, तो हमारा 22,500 में करीब करीब। अब निकाल लो, ऐसे अगर नहीं बुझा रहा तो 18,000 का 25% निकाल लो। हम अपने टेक्निक से 4 से डिवाइड लगाए हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो सीधे ऐसे करो 18,000 और इसका 25% निकाल दो, और सोल्व करोगे तो 4,500 ही आएगा। ठीक है, हमने 4 से क्यों डिवाइड किया, देखो मन में कर लिया, 25 का 100 होता है, इसलिए 4 से मैंने डिवाइड कर लिया। खैर, ये तो मेरा शॉर्टकट तरीका था। तो आपका कितना में कैश में बिक रहा है, 22,500, तो उसकी एंट्री कर देंगे तीसरी की। कैश अकाउंट डियर या बैंक अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट, 22,500, 22,500। ठीक है बच्चा, नरेशन आप लिख सकते हैं, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक बचा था उसको बेच के हमको पैसा आ गया। चौथा नंबर अभी बचा हुआ है, पढ़ते हम लोग।
रिमेनिंग क्रेडिटर्स वे आर पेड इन कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब सवाल ये उठता है कि रिमेनिंग क्रेडिटर कितना बचा। अब 70,000 का क्रेडिटर था, आपने देखा कि 30,000 का आप सेटलमेंट स्टॉक से कर चुके हैं, तो 70,000 का क्रेडिटर आपका टोटल बचा हुआ था, जिसमें से 30,000 का क्रेडिटर आपने पे कर दिया स्टॉक के थ्रू। तो आपके पास क्रेडिटर बचा हुआ है 40,000 की बुक वैल्यू की क्रेडिटर बची हुई है, और इनकी पेमेंट आप कर रहे हैं कैश में 10% के डिस्काउंट पे। और जब भी किसी क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे ना, तो आपके पास से कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो टू बैंक तो किसी भी कीमत पे होगा, और फॉर्म को खर्चा हो जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिख दो टू बैंक अकाउंट। अब चाहते हो कि कितना बचा है यहाँ पे दिखा दें, तो हम चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। 70,000 में आपने 30,000 का सेटलमेंट पहले ही कर दिया था। अब जो आएगा 70,000 में 30% घट के, उसका आप 10% घटा दीजिएगा, और ये जो आएगा करीब करीब 40,000 का 10% घटा दिया, मतलब 4,000 घटा दिए, तो 36,000 जो आएगा, यही आपका फाइनल पेमेंट हुआ क्रेडिटर का, जो बचा हुआ क्रेडिटर है। यहाँ लिख सकते हैं नरेशन में, रिमेनिंग क्रेडिटर पेड ऑफ। जो रिमेनिंग क्रेडिटर बचा था वो पेड हो गया। अब कैसे पता चला रिमेनिंग बचा था? ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, जरा ध्यान दीजिएगा, और ये तीनों आपस में मिला हुआ है। तो ये रहा कहानी इस क्वेश्चन का। एक लास्ट क्वेश्चन भी हम अभी कराएंगे, जल्दी से कराएंगे, लंबा लेक्चर दिखा रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे पूरे डिटेल में समझाना पड़ रहा है। आइए, 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट were taken over by X, a partner, at 80% of book value। अब इसकी भी चार्ट बना लो। हम बनाते जाते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, जरा यहाँ देख लेते हैं। लास्ट में 1 लाख दी हुई है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो थी वो 1 लाख रुपया थी। अब 1 लाख में कहानी क्या है, जरा देख लेते हैं। 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट वे आर टेकन ओवर बाई एक्स पार्टनर, मतलब 60% मतलब 60,000। 60,000 का इन्वेस्टमेंट 80% में ले रहा है, और कौन ले रहा है? एक्स ले रहा है। तो 80% मतलब कितना में ले रहा है? 48,000 में ले रहा है। 8 6 48,000 तो ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, 60% यहाँ। अब यहाँ देखो 30% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 30,000 का इन्वेस्टमेंट। वी आर सोल्ड थ्रू ए ब्रोकर एट 110% लेस कमीशन ऑफ 2%। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखो, यह एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चा। अब जो 30% बचा ना टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो 60% तो इधर चला गया। 30% मतलब 30,000 का इन्वेस्टमेंट। वी आर सोल्ड एट ए ब्रोकर, ब्रोकर को बेचा गया, ब्रोकर के द्वारा बिछवाया गया, ब्रोकर के द्वारा बिछवाया गया 110% में, है ना। तो अगर हम सेल वैल्यू निकालते हैं, तो सेल वैल्यू 110% निकालना पड़ेगा। तो अगर सेल वैल्यू निकालेंगे तो 30,000 का 110% हो जाएगा, करीब करीब 33,000। और इसमें से आपको 2% कमीशन देना है, तो लेस कर देंगे 2% कमीशन। और कमीशन तो हमेशा सेल वैल्यू पे निकलता है। तो अगर 2% निकालेंगे 33,000 का, तो जरा हमको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 3 2 6 3 2 6 660 होगा, और रिलेशन वैल्यू हो जाएगा 32,340। आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो रिमेनिंग 10% मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट अभी भी बचा हुआ है। अरे 100% टोटल होता है। अब 100% 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे, तो 1 लाख का 60% यहाँ, 1 लाख का 30% यहाँ, 1 लाख का 10%, 10,000 हुआ ना। रिमेनिंग 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रूव्ड वर्थलेस। बड़ा अच्छा बात लिख दिया, वर्थलेस मतलब इनसे कोई पैसा उम्मीद ही नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो 0 रिटर्न मिला इनसे। इस इन्वेस्टमेंट को बेच के हमको कोई फायदा नहीं हुआ।
अब जरा देखते हैं टोटल हमको कितना का इन्वेस्टमेंट बिका है। जरा हम लोग जोड़े। हाँ, तो ये हम लोग को इतना फायदा हो गया। 48,000 एक से मिलने वाला है और 32,340 रुपया हमको कैश प्राप्त हुआ। और यहाँ 0 रिटर्न है तो इसकी एंट्री नहीं होगी। तो 2 जन एंट्री हम लोग करेंगे, इसकी और इसकी। तो आइए यहाँ पे एंट्री करते हैं। पहला एक्स एक पार्टनर ले लिया है। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट घट जाती है, क्योंकि उसे हम कैश नहीं ले रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, एक्स ले रहा है, यानी अगर कोई पार्टनर कैश तुरंत दे देता तो इसके साथ ऐड कर देते। अब कैश तुरंत नहीं दे रहा है तो हम समझेंगे कि अभी डेप्ट में है, उधारी में है। और उधारी भी तो हम उसके एडजस्ट कर देंगे कैपिटल से, क्योंकि उस पार्टनर का पूंजी तो फर्म के पास ऑलरेडी है। तो फर्म क्या करेगा, उसके कैपिटल से एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट घटा देगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे 48,000 है। नरेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 टेकन ओवर बाय एक्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। दूसरा हमको कैश में रियलाइज हुआ 32,340। और जब भी कैश में रियलाइज होता है बच्चे, तो कैश अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फायदा हो रहा है ना। तो कैश अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हमारा फायदा हुआ है 32,340। यहाँ भी लिख देंगे 32,340 नरेशन। भाई नरेशन क्यों नहीं लिखेंगे, नरेशन तो आज तक छोड़े नहीं, तो अभी क्या छोड़ेंगे। तो लिख दो 30% ऑफ स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000। 30,000 कैसे है भाई, 1,00,000 का 30% है ना, 1,00,000 का 30% है। सोल्ड फॉर कैश एट, देख रहे हैं 110% लेस कमीशन और 2%, तो वही लिख देंगे एट 110% ऑफ इट्स वैल्यू। जितना वैल्यू था उसका 110%, और उसमें से लेस कर दिए 2%। तो ये जो आया एकदम ध्यान से बनाइएगा। ये चार्ट एकदम प्रोसेस से बना लीजिएगा, समझ के खूब सुंदर से। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।